हेलो सो दोस्तों, आज से हम जोग्टा की जो जीएस वाली बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीडियम हम कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें एचपीजीके की वेटेज रहती है। जैसे कि एचएस का एग्ज़ाम होता है, अलाइड का एग्ज़ाम होता है और भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर प्रीलिम और मेंस वाला सेक्शन होता है। वहाँ पर एचपीजीके के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसके एमसीक्यू मतलब पूरी बुक को रीड करेंगे। और ये 4th एडिशन है, नया जो एडिशन है उसको ही हम रीड करेंगे। पुराने एडिशन भी इसमें कवर हो जाएंगे और नया भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो प्रेजेंट में जो पेपर हुए उनमें क्वेश्चन पूछे गए उनको भी इसमें कवर किया गया है। तो आपने करना क्या है, बुक होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद आपने इसको सुनना है। होता क्या है कि बुक हमारे से लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ी नहीं जाती पूरी, तो उसके लिए आपने ये वीडियो के लेक्चर हो गए उनको सुनना है। तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगी सीरीज। तो इसमें हम आज से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम पूरा इस बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और छोटे छोटे सेशन रहेंगे, एक एक घंटे के। कई सेक्शन बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि पटवारी का एग्जाम हो, सारे एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। पहले हम भूगोल वाला जो इसमें शुरुआत होती है वहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं। जितना भी हो सकता है एक लेक्चर में उतना कवर करेंगे। पहला चैप्टर है हिमाचल प्रदेश। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, हम पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा के दो शब्द से मेल से बना है, हिम प्लस आंचल। हिम का अर्थ होता है बर्फ और अचल का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात बर्फ का पर्वत या बर्फ से ढके पर्वत है। ठीक है, तो ये हो गया हिमाचल। अब यहाँ से बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का नाम प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने रखा था। तो किसने रखा था? एक आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्व और उत्तर पूर्व में तिब्बत और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड। ठीक है, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आपका हरियाणा और दक्षिण पश्चिम में पंजाब से घिरा है। तो ये जो काफी ये लाइन है ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश कुल चार राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये लाइन भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन्नौर लाहौल स्पीति जिला के साथ लगती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल यदि बात की जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर आपने ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई यदि पूछा जाए तो 350 मीटर से 7,000 मीटर तक है। तो ये विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये लाइन। ठीक है, इसकी सामान्य ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की तरफ और दक्षिण से उत्तरी की ओर बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला स्थान किन्नौर जिला में सीला चोटी है। कितनी है इसकी हाइट? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,025 मीटर के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल की सीमा एक तरफ हिमालय की 3 में से 2 विभक्तियां कुर्मांचल, कुमाऊं और केदार गढ़वाल तथा दूसरे सिरे पर कश्मीर से लगती है। तो ये आपने दोनों विभक्तियों को ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय के जालंधर खंड में स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है, पश्चिमी हिमालय के जालंधर खंड में स्थित है हिमाचल प्रदेश। जालंधर 2 शब्दों के मिलने से बना है, जलम प्लस धारा, अर्थात जिसने जल को धारण किया। यह नाम सतलुज, व्यास, रावी 3 नदियों के कारण पड़ा है जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, पद्म पुराण के अनुसार जालंधर सागर और गंगा का पुत्र था। तो जो पद्म पुराण है उनके अनुसार जो जालंधर था वो किसका? सागर मतलब समुद्र और गंगा का पुत्र था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पंजाब हिमालय का हिस्सा है जो दक्षिण से उत्तर तक 3 भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाता है। तो दक्षिण से उत्तर तक 3 भौगोलिक हिस्सों को दर्शाता है।
ठीक है। सबसे पहला हिस्सा आता है, जैसे कि ये आपका हिमाचल का नक्शा हो गया, तो सबसे पहला ये वाला हिस्सा आपका शिवालिक और बाह्य हिमालय हो गया, जिसे आउटर हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसे मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए आपकी शिव की मूर्ति है, तो इस तरह से जो जटाएं होती है शिव की, वो शिव की जटाएं, ठीक है। तो शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवालिक की ऊंचाई यदि पूछा जाए तो 350 मीटर से 1500 मीटर तक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो शिवालिक रेंज में 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यह क्षेत्र अत्यधिक संगठित निक्षेपों से बना है, जो मानसूनी धाराओं द्वारा आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जिसे चो कहते हैं, चो के रूप में जाना जाता है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी की बात की जाए तो इसमें कांगड़ा के कुछ भाग, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर शामिल है। सिरमौर की पांवटा घाटी, नाहन, पछाद और रेणुका तथा मंडी यदि बात की जाए तो मंडी की बलहा घाटी, जोगिंद्रनगर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू, खट्टे फलों की पैदावार होती है। शिवालिक क्षेत्रों में चौड़ी और लंबी उपजाऊ घाटियां बनती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जिन्हें दून कहा जाता है। तो चौड़ी और लंबी उपजाऊ घाटियों को कहा जाता है दून कहा जाता है। क्यारदा दून जैसे सिरमौर में है, नालागढ़ दून सोलन में है, जसमा दून ऊना में है, इसके एक प्रमुख उदाहरण है। अब हम बात करेंगे इनर या मिड हिमालय, जिसे आंतरिक या मध्य हिमालय कहते हैं। आंतरिक हिमालय की ऊंचाई यदि बात की तो 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक आपने ध्यान में रखनी है। इसकी मुख्य श्रेणियां धौलाधार और पीर पंजाल है, जो कि दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस श्रेणी में सिरमौर की रेणुका तहसील, मंडी के चचियोड़ तथा करसोग और डलहौजी जो चंबा में है, और शिमला की चूड़धार। यहाँ पर देखो चूड़धार आपकी सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो शिमला और सिरमौर की है, वैसे तो चूड़धार सिरमौर में आती है, ठीक है। तो इसमें शिमला, चूड़धार, चूड़ चांदनी जिसे कहते हैं, इसकी हाइट है 3647 मीटर। कुल्लू घाटी इसमें आते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं। धौलाधार की बात की जाए, स्वेज चोटी इसे कहते हैं, इसे मौलाक पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, धौलाधार चोटी को मौलाक पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यह मुख्यतः चंबा, कांगड़ा और मंडी में स्थित है। यह मुख्यतः कहाँ पर है? चंबा, कांगड़ा, मंडी में स्थित है। शिमला और किन्नौर जिले के दक्षिण क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जो शिमला का दक्षिणी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये शिमला है, तो इसका जो ये वाला क्षेत्र और किन्नौर का मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है, ये किस में आता है? ये आता है आपका इनर मतलब आंतरिक हिमालय में आता है, ठीक है। धौलाधार रेंज में भी आता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यह महान हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलग होती है। तो महान हिमालय के उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलग होती है, तो ये लाइन डायरेक्ट पूछी जा चुकी है। रामपुर में सतलुज और लारजी में ब्यास, और चंबा में रावी धौलाधार को काटकर आगे निकलती है, तो ये पूछी जा चुकी है लाइन एक एग्जाम में, शायद जीओआईटी का एग्जाम था, पर किसी ना किसी एग्जाम में ही पूछी जा चुकी है। धौलाधार का उत्तरी किनारा बड़ा बंगाल में और पीर पंजाल के दक्षिणी किनारे के साथ लगता है। तो धौलाधार का जो उत्तरी किनारा है, जो उत्तरी वाला किनारा है, वो बड़ा बंगाल में, ठीक है, और पीर पंजाल के दक्षिणी किनारे के साथ लगता है, तो ये अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पीर पंजाल, यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। तो पीर पंजाल आपने ध्यान में रखना है, मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। यह श्रेणी पांगी मतलब चंबा में प्रवेश करती है और बड़ा बंगाल रावी के उद्गम पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ओर मुड़ जाती है। इसके अलावा यह श्रृंखला कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच सीमा बनाती है। यह श्रेणी सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यह एक तरफ चिनाब और दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करती है। नेक्स्ट है महान हिमालय, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, इसे अल्पाइन जोन कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। महान हिमालय पर्वतमाला पांगी मतलब चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर तक फैली हुई है। तो पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर तक फैली हुई महान हिमालय की पर्वत श्रेणी। इस श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 5000 से 6000 मीटर के मध्य है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बारालाचा, कुंजुम
प्रांगला और पीन पर्वतीय मुख्य दर्रे भी इस पर्वतमाला में अवस्थित है। ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, अवस्थित। ठीक है। इस श्रेणी में अन्य दर्रे जैसे सांच, चीनी, छोबिया, कुगती, ये सब है चंबा में। हमटा दर्रा मनाली को लाहौल से जोड़ता है, तो ये भी पूछा जा चुका है डायरेक्ट। चंद्रखेरनी नगर को मलाना से जोड़ता है, चंद्रखेरनी नगर को मलाना से जोड़ता है। ठीक है, जो चंद्रखेरनी दर्रा है ये नगर को मलाना से जोड़ता है। हिमालय के इस भाग को एशिया का मौसम निर्माता, वेदर मेकर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो एशिया का निर्माता किसे कहा जाता है? महान हिमालय को। तो हिमालय के इस भाग को एशिया का निर्माता मतलब वेदर मेकर ऑफ एशिया भी कहा जाता है महान हिमालय को। जास्कर श्रेणी यह ट्रांस हिमालय की एक शाखा है। तो जास्कर जो श्रेणी है ये किस ट्रांस हिमालय की एक शाखा है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है महान हिमालय की। यही बात की जाए तो यह पर्वतमाला स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करते हुए हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है, तो जो ट्रांस हिमालय है। गुमरंग, सोलारंग, सिपकी दर्रे सतलुज प्रभाव क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो गुमरंग, सोलारंग, सिपकी दर्रे सतलुज प्रभाव क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। शिला की बात की है तो 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये चोटी। रियो या लियो फारयूल 6791 मीटर चोटियां जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो ये नायब तहसीलदार में ये डायरेक्ट लाइन पूछी जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 36% भाग ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 5000 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक है। ये आपने ध्यान रखना। इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क होती है, ठंडी होती है, शीतोष्ण और बर्फीली होती है। यह खारसू, चीड़, जूनिफर, हपूसा प्रकार की वनस्पति के लिए उपयुक्त है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यह क्षेत्र ग्लेशियरों और हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का केवल 5% भाग ही खेती के लिए उपयुक्त है। किन्नौर, पांगी और लाहौल स्पीति इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, जो कि सूखे मेवे के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है अब भौगोलिक आधार पर हिमाचल प्रदेश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। गीले उपोष्ण क्षेत्र जिसे वेट सब टेम्परेट जोन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं? पालमपुर आता है, जोगिंदरनगर आता है, डलहौजी आता है और धर्मशाला आता है। नम उपोष्ण क्षेत्र की बात की जाए, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन की बात की जाए तो इसमें कुल्लू आता है, आपका शिमला आता है, मंडी के कुछ भाग, सोलन, चंबा और कांगड़ा और सिरमौर आते हैं। शुष्क उष्ण क्षेत्र की बात की जाए, ड्राई टेम्परेट जोन की बात की जाए, इसमें लाहौल स्पीति के ऊंचे अल्पाइन क्षेत्र, पांगी और किन्नौर इसमें आते हैं। नम उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण हो गया गर्म, कटिबंध हो गया क्षेत्र। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की बात की जाए तो इसमें मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर आदि आते हैं। उपनम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन की बात की, इसमें ऊना, पांवटा साहिब, इंदौर, जो कांगड़ा का क्षेत्र है ये आते हैं। तो ये ग्राफ है ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। यहाँ से चार्ट से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में औसत वर्षा 152 सेंटीमीटर है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि बात की जाए तो औसत वर्षा कितनी है? 152 सेंटीमीटर है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 340 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। स्पीति की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला सबसे शुष्क क्षेत्र ये तो पूछा जाता है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पश्चिमी हिमालय के तल रूप से संबंधित विशेष मौसमी घटनाक्रम की बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण हवाएं की बात की जाए, ग्रेविटी विंड्स की बात की जाए, दिन के विभिन्न अंतरालों में होने वाले तापमान परिवर्तन के कारण
होने वाली सीधी हलचल होती है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद हवाएं पहाड़ की चोटी से घाटी की तल की तरफ नीचे की ओर चलती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की है, तो पश्चिमी हिमालय में विश्वविख्यात मध्य अक्षांश की पश्चिमी हवाएं चलती है, उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जेट धारा की बात की जाए, जेट स्ट्रीम की बात की जाए, तो ये हवाएं मुख्यतः अधिक ऊंचाई पर चलती है। ये बहुत तेज चलने वाली हवाएं हैं जो शीतकाल में ऊपरी सरिये वातावरण में विकसित होती है। ली लहरें, जिसे ली लहरें कहते हैं, ली वेव्स कहते हैं, यह बहुत तेज और शक्तिशाली हवाएं होती है जो बहुत अधिक कटाव और नुकसान करती है। ये पर्वत के उस तरफ चलती है जहां वर्षा ना हो। लीवर्ड्स साइड ऑफ द माउंटेन्स की बात की जाए, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात की, साउथ वेस्ट मानसून की बात की, हिमालय से सर्वाधिक वर्षा कराती है। तो ये हिमालय से सर्वाधिक वर्षा करवाती है। शीतकालीन मानसून, विंटर मानसून की बात की, उत्तर पूर्व की व्यापार हवाओं की तरह होती है। तो उत्तर पूर्व की व्यापार हवाओं की तरह होती है, ट्रेड विंड्स इसे कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का नदी तंत्र भी देख लेते हैं, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली 5 मुख्य नदियों में 4 का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नदी दी गई है, वैदिक नाम, संस्कृत नाम दिए गए और यूनानी और उद्गम दिए गए। तो इनको देख लेते हैं। चिनाब की बात की जाए तो वैदिक नाम अशिकनी, संस्कृत नाम चंद्रभागा और यूनानी या ग्रीक नाम इसका सेड्रोफेगोस या एसिसिन्स है। और उद्गम कहाँ से होता है? तांदी से होता है। तांदी की बात की जाए तो चंद्रा और भागा का संगम स्थल है तांडी। तांदी भी मिलता है और तांडी भी मिलता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। लाहौल स्पीति बारालाचा दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। रावी नदी की बात कीजिए, पुरसनी इसका वैदिक नाम है और इरावती इसका संस्कृत नाम है। हाइड्रेट्स इसका क्या है? यूनानी या ग्रीक नाम है। बड़ा बंगाल कांगड़ा से इसका उद्गम होता है, मतलब निकलती है। उद्गम मतलब निकलना यहाँ से। ब्यास की बात की जाए तो इसका वैदिक नाम अर्जिगिया है और इसका संस्कृत नाम विपाशा है। यूनानी नाम हाइफेसिस है और रोहतांग पास कुल्लू से इसका उद्गम स्थल है, मतलब निकलती है यहाँ से। सतलुज की बात की है, सतुर्दी इसका वैदिक नाम है। सतुर्द इसका संस्कृत नाम है। जारोड्रोस या हैसिड्रस इसका क्या है? यूनानी या ग्रीक नाम है। राक्सताल तिब्बत से इसका उद्गम है, मतलब कि इसका निकलती कहाँ से? राक्सताल तिब्बत से। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। संस्कृत नाम इसका नहीं है, यूनानी नाम भी नहीं है। यमुनोत्री की बात की जाए तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। यमुनोत्री कहाँ? उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियों की बात कर लेते हैं। अब प्रमुख नदियों की बात भी कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले बात करेंगे हम यमुना नदी की। तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है तथा यह हिमाचल प्रदेश में खादर मांजरी कहाँ पर है? तो ये सिरमौर में है आपका। नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। और ताजे वाला कहाँ पर है आपका? के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ताजे वाला आपका बिलासपुर में है, ठीक है। नहीं, ताजे वाला आपका कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यह क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है। तो ये क्यारदा दून को किससे अलग करती है? देहरादून से अलग करती है, ठीक है। नहीं, हिमाचल प्रदेश में यदि बहने वाली सबसे पूर्वी नदी यदि पूछा जाए तो यमुना आपने बताना है, ठीक है। तो जो ताजे वाला है ये आपको मैं बता दूं, जो हरियाणा
का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है, वहां से ये हरियाणा में प्रवेश होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ताजेवाला बैराज भी मिलता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब यहाँ से यदि पूछा जाए आपसे, तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे पूर्वी नदी यमुना, यमुना को सूर्य देव की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यह हिमाचल और उत्तराखंड की मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है। तो ये हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है। तो ये हो गया हिमाचल, ये हो गया उत्तराखंड, इसके मध्य जो पूर्वी सीमा है यहाँ से बहती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी, अब यमुना की सहायक नदियां भी आपको पता होना चाहिए। यमुना की सहायक नदियां मुख्य कौन कौन सी है? टॉन्स है, गिरी है, पब्बर है, पटसरी है, आंध्रा है। जलाल, मारकंडा, अश्वनी, बाटा, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी और विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टॉन्स की। टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, यह यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देहरादून घाटी से कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। कहाँ पर? कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। यह नदी सुपीन और रूपीन नामक जलधाराओं से मिलकर बहती है। ये दोनों नदियां उत्तराखंड के नेटवाड़ में मिलती है। तो रूपीन और सुपीन नदियां JOIT के एग्जाम में पूछी जा चुकी है और भी विभिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो दोनों नदियां उत्तराखंड की नेटवाड़ में मिलती है यमुना से। तो ये अपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है गिरी नदी। गिरी, इसे गिरी या गिरी गंगा भी कहते हैं। तो गिरी नदी को गिरी या गिरी गंगा भी कहते हैं। यह शिमला के जुब्बल नगर के ऊपर कुप्पड़ चोटी से उत्पन्न होती है, वहां से ये निकलती है। मंदु मंदुपलास नामक स्थान पर पूर्व की ओर मुड़कर सिरमौर जिले को सिसगिरी तथा ट्रांसगिरी दो भागों में बांटती है। तो ये सिरमौर को दो भागों में बांटती है नदी, सिसगिरी और ट्रांसगिरी, तथा सिरमौर से बहती हुई रामपुर घाट स्थान में यमुना में मिलती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो सिरमौर से बहती हुई रामपुर घाट स्थान में यमुना में मिलती है। नेक्स्ट है पब्बर नदी की बात कर लेते हैं। पब्बर नदी, पब्बर यहाँ ट्रांस की सहायक नदी है। तो पब्बर की बात की जाए, ट्रांस की सहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और ट्रांस की सहायक नदी है जो शिमला के चंद्रनहान झील से निकलती है और त्यूनी में चंद्रनहान झील से निकलती है और त्यूनी में टॉन्स में मिलती है, त्यूनी नामक स्थान पर। रोहड़ू पब्बर नदी के तट पर बसा शहर है। रोहड़ू में पब्बर नदी के साथ सिकड़ी नदी मिलती है। तो रोहड़ू में पब्बर नदी के साथ सिकड़ी नदी मिलती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। पटसारी की बात करें, पब्बर की सहायक नदी पटसारी है। यह मध्य हिमालय की पहाड़ियों में खड़ा पत्थर आपका नामक स्थान से निकलती है, जो शिमला जिले में है। खड़ा पत्थर का है शिमला में। यह नदी हाटकोटी में पब्बर नदी में मिल जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आंध्रा की बात करेंगे, यह पब्बर की सहायक नदी है जो शिमला के चिड़गांव से निकलती है और 1997 में आंध्रा नदी पर बाढ़ आ गई थी, जिससे चिड़गांव को लगभग तबाह कर दिया और लगभग 500 लोगों की जानें गई थी। तो यह बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण हादसा हुआ था। जलाल की बात कीजिए, यमुना की सहायक नदी है। यह सिरमौर की धारटी श्रेणी से निकलती है। सिरमौर की धारटी श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? तो जलाल नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद और दधाऊ नामक क्षेत्र में गिरी नदी में मिलती है। तो जलाल नदी कहाँ से निकलती है? सिरमौर की धारटी श्रेणी से निकलती है और दधाऊ नामक स्थान पर गिरी नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी की बात की जाए तो मारकंडा नदी की बात की जाए तो मारकंडा नदी कटासन पहाड़ी है जो, वहां से बड़ावन से निकलती है। तो कटासन पहाड़ी अगर पूछा जाए तो वहां से आपकी बड़ावन से नदी निकलती है मारकंडा। कटासन माता के मंदिर के नीचे, तो कटासन माता का मंदिर के नीचे से गुजरती है। इसके तट पर नाहन शहर बसा हुआ है। तो इसके तट पर कौन सा शहर है? नाहन। अश्वनी, यह नदी शिमला शहर के नीचे से बहती है। अश्वनी नदी साधुपुल कहाँ है? सोलन के पास गिरी नदी में मिलती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। बाटा की बात कीजिए, बाटा यहाँ नाहन चोटी के
तल पर उत्पन्न होती है, जिसे जलमूसा का नाला कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जलमूसा का नाला। यह नदी धारटी श्रेणी से सियोरी नामक झरने से निकलती है। तो धारटी श्रेणी से आपकी जलाल भी निकलती है। जलाल धारटी या सिरमौर की धारटी श्रेणी से निकलती है आपकी जलाल, ये भी आपने ध्यान रखना। और धारटी श्रेणी में सियोरी नामक झरने से निकलती है कौन? तो ये बाटा नदी भी निकलती है। ठीक है, सियोरी नामक झरने से कौन सी निकलती है? आपकी बाटा नदी। धारटी में सियोरी नामक झरने से कौन सी निकलती है? बाटा। यह क्यारदा धून को दो भागों में विभाजित करती है। बाटा नदी यह हिमाचल प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कुछ भाग तक पृथ्वी की सतह के नीचे बहती है, फिर बाद में पुनः सतह पर आ जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना। यह नदी बाटा मंडी में यमुना में मिलती है, तो ये भी आपने ध्यान रखें। खारा का खाला और खंसारा खाला इसकी सहायक खड्डे हैं। तो खारा का खाला और खंसारा खाला, कंसारा खाला, यह किसकी? बाटा की सहायक नदियां हैं। अब सतलुज नदी की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी काफी महत्वपूर्ण है। तो सतलुज नदी की बात की जाए तो इसका पौराणिक नाम सतरुदी है। संस्कृत नाम यदि बात की जाए सतरुदु। यूनानी नामों में से इसे बात की जाए तो हसीद्रस, ठीक है, अथवा जाराद्रास कहते हैं। इसका उद्गम कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राकस ताल से हुआ है तथा तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसको लोंगछेन खंबाया जंगती अथवा मुकसंग कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। तिब्बत में स्थानीय भाषा में सतलुज को लोंगछेन, खंबाया, जंगती और मुकसंग कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यह सिपकिला नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। सतलुज नदी सिपकिला नामक स्थान से हिमाचल में प्रवेश करती है और भाखड़ा में हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। सतलुज नदी को लाल नदी भी कहते हैं। तो सतलुज नदी को क्या कहते हैं? रेड रिवर भी कहते हैं, क्योंकि बरसात में यह अपने साथ गाद क्या होता है? मिट्टी बहा कर लाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। यह छुहारा बड़ाहल स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। छुहारा बड़ाहल स्थान से किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर बहती है। तो ये भी पूछा जाता है कि किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी। इसके तट पर बसे नगर नामगिया, ये पूछा जा चुका है, कल्पा, रिकांगपियो, रामपुर, तातापानी, सुन्नी और बिलासपुर इसके तट पर बसे। तट होता है किनारा, ठीक है। सतलुज की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी है सतलुज की सहायक नदियां? सबसे पहले है बसप्पा, उसके बाद है स्पीति, उसके बाद है नोगली, स्वान इसकी प्रमुख सहायक नदी है। वैसे तो अन्य भी है, जैसे कि स्पीति है, रोपा है, ताइती है, केजांग है, मुलगांव है, युलाहा है, बांगर, रूपी, बसप्पा, दुलिंग, सोलडांग, थरोग, जाथंग, भावा, नोटी, मंडी की इमला बिमला, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। बसप्पा की बात कर लेते हैं। सतलुज की सहायक नदी है। यह किन्नौर के सांगला की बसप्पा पहाड़ियों से निकलती है। तो सांगला की बसप्पा पहाड़ियों से निकलती है आपकी बसप्पा, तथा कड़छम में सतलुज में मिलती है। तो कड़छम नामक स्थान पर ये सतलुज में मिलती है। अब स्पीति नदी की बात करेंगे। स्पीति यह लाहौल स्पीति की कुंजुम श्रेणी से निकलती है। तेगपो और कब्जियां इसकी सहायक नदियां हैं। यह किन्नौर में नामगया स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। नदी के किनारे स्पीति, हौंसी और धनकड़ गोम्पा मुख्य बस्तियां हैं। उसके बाद है नोगली खड़, यह खड़ रामपुर बुसैर में सतलुज में मिलती है। स्वान खड़ यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। इन ढलानों को 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। स्वान खड़ यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। इन ढलानों को 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। इस नदी को ऊना की दुख की नदी
ऊना का शोक भी कहा जाता है। यह ऊना को दो भागों में विभाजित करती है, स्वान खड्ड या स्वान नदी। अन्य सहायक नदियां हैं सतलुज की, स्पीति है, रोपा, ताई ताइती, केजांग, मुलगांव, युलाहा, बांगर, रूपी, बसप्पा, दुलिंग, सोलडांग, थरोग, ग्याथंग, भावा, नोटी, मंडी में इमला बिमला, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सतलुज की। ब्यास की बात कर लेते हैं। ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया। ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया है। और संस्कृत नाम यदि बात की जाए तो बिपाशा है। इसका उद्गम यदि बात की जाए तो रोहतांग दर्रे से। रोहतांग का पुराना नाम है भृगुतुंग, ये भी पूछा जाता है। प्राचीन काल में लाहौल स्पीति कुल्लू में नहीं जोड़ा था। इन स्थानों के लोगों ने भगवान शिव से दोनों स्थानों को जोड़ने का रास्ता प्रदान करने की प्रार्थना की। इसलिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पर्वत को काट दिया और रोहतांग दर्रे का निर्माण किया। इसी के साथ इस नदी की दाईं तरफ ब्यास नदी का एक स्रोत व्यास सिरखी तथा बाईं तरफ इसका मुख्य स्रोत व्यास कुंड है। यह दोनों स्रोत मनाली में 10 किलोमीटर दूर पलचन गांव में मिलते हैं। रहाणी नाला की बात की जाए, ब्यास का पहला सहायक नाला है। ब्यास हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यह नदी पंजाब में हरी का पत्तन नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ब्यास नदी। ब्यास नदी को बिपाशा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह एक बार विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। तो ऋषि वशिष्ठ ने घोर दुख और पीड़ा में खुद को रस्सियों में बांधकर इस नदी अर्जिका में छलांग लगा दी, परंतु इस नदी ने उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें बाहर फेंक दिया। उस स्थान को अब विशिष्ट गांव के नाम से जाना जाता है। तभी से ऋषि वशिष्ठ की रस्सियां खोलने के कारण इस नदी का नाम बिपाशा पड़ गया। नेक्स्ट है इसके तट पर, ब्यास के इसके तट पर बसने वाले नगर यदि पूछा जाए तो मनाली नगर आपने ध्यान में रखना। नगर कुल्लू, कटराइन, रायसन, कुल्लू, पंडोह, मंडी, सुजानपुर, नदौन, देहरा, गोपीपुर, कांगड़ा का, ये सब इसके किनारे बसे हुए। ऋषि नारद, विशिष्ट, विश्वामित्र, भृगु, जगमद, जमदागिन, भारद्वाज, बामदेव, कपिल, गौतम, श्रृंगी, व्यास और परशुराम यहाँ कई बार आते थे। मुख्य सहायक नदियां हैं ब्यास की। तो पार्वती है, ब्यास की मलाना, सोलंग, मनालसू, सुजोन, फोजल, देहर, हंसा, तीर्थन, जियोनी, सुकेती, सोन, सैंज, ये इसकी सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां हैं सतलुज की। धौलाधार पर्वत श्रेणी में ब्यास की सहायक नदियां हैं। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी में ब्यास की सहायक नदियों की बात की जाए तो ब्यास की सहायक नदियां हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी में। अभाह नदी कांगड़ा में, और गजखड जो पौंग बांध पर ब्यास में मिलती है। बनेड़ नदी पालमपुर के पास, चक्की कांगड़ा में है। पतली कुल्हा कुल्लू में, सुकेती
मंडी शहर के नज़दीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये किसकी, ब्यास की सहायक नदियां हैं जो धौलाधार श्रेणी में है। लूनी है, सरवरी कुल्लू में है, बाणगंगा कांगड़ा में है और बिनवा आपकी बैजनाथ कांगड़ा में है। तो इसके अलावा अन्य सहायक नदियां भी है ब्यास की। हारला यह कुल्लू के भूंतर में ब्यास में मिलती है। पार्वती यह मुख्य हिमालय श्रेणी में कुल्लू के मणिकर्ण से के मनतलाई ग्लेशियर से निकलती है। मणिकर्ण और कसोल पर्वत पार्वती नदी के तट पर बसे मुख्य नगर है। तो ये भी पूछा जाता है। तीर्थन मुख्य हिमालय में कुल्लू से निकलती है और लारजी में ब्यास में मिलती है। उसके बाद उहल कांगड़ा की धौलाधार से निकलती है। यह नदी मारकंडा के कमांद में ब्यास नदी में मिलती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चिनाब की बात कर लेते हैं। तो चिनाब की बात की जाए तो वैदिक काल में इसे अस्किनी कहा जाता था। वैदिक काल में अस्कनी कहा जाता था। महाभारत में इसका उल्लेख चंद्रभागा मतलब संस्कृत नाम है के रूप में मिलता है। यूनानी इतिहासकारों ने इसे ऐसे सेंस कहा जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने इसे ऐसे सेंस कहा है। बारालाचा दर्रे के विपरीत में चंद्र और भागा नदियां उत्पन्न होती है। तो बारालाचा दर्रे के विपरीत में चंद्र और भागा नदियां उत्पन्न होती है और तांडी में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। यह हिमालय में 122 किलोमीटर बहने के बाद चंबा के संसारी नाला गरहो के पास कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती है। यह जल के घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। तो जल के घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चिनाब है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेट के एग्जाम में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है और भी विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। चिनाब की बात की, इस नदी के किनारे मुख्य बस्तियां उदयपुर, किलाड़, टोडा, रामबान ये इसके मुख्य बस्तियां हैं। अधिकांश जनसंख्या खोकसर एवं दारचा से लेकर पांगी के संसारी नाला तक बसी हुई है। तो अधिकांश जनसंख्या खोकसर एवं दारचा से लेकर पांगी के संसारी नाला तक बसी हुई है। सहायक नदियां की बात की जाए तो भागा इसकी सहायक नदी है चिनाब की। यह लाहौल घाटी के सूरताल से निकलती है, सूरताल लेक से निकलती है। इसे गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो भागा घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्र हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। इसके तट पर खोकसर गांव बसा है, ये पूछा जा चुका है। चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा चुका है। मियार और थिरोट यह नदियां पटसन घाटी से चिनाब में मिलती है। तो ये भी चिनाब की सहायक नदी है। तो मियार और थिरोट यह नदियां पटसन घाटी में चिनाब में मिलती है। सेंचू और साच यह नदियां चिनाब में पांगी घाटी में मिलती है। रावी की बात कर लेते हैं। रावी यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल कांगड़ा क्षेत्र की भादल और तंतगिरी नामक 2 हिमखंडों के संयुक्त मतलब जुड़ के होने से गहरी खड्ड के रूप में निकलती है। इस नदी का प्राचीन नाम, रावी का प्राचीन नाम है इरावती। इसे स्थानीय बोली में रोती भी कहते हैं। तो स्थानीय बोली में इसे कहते हैं रोती भी कहते हैं स्थानीय बोली में रावी को। चंबानगर रावी नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। तो चंबानगर रावी नदी के दाहिने किनारे में बसा है। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यह नदी चंबा घाटी का निर्माण करती है। इसे दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो दूध और शहद की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। चंबा घाटी का निर्माण करती है आपकी रावी नदी। दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है चंबा घाटी को। रावी नदी पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करते हुए एक खाई से बहती है। तो ये भी आपने, रावी नदी पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करते हुए खाई से बहती है। हिमाचल प्रदेश में कुल 158 किलोमीटर 158 किलोमीटर बहकर खेरी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। तो कहाँ पर? खेरी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। महाराजा रणजीत सागर बांध इस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो रावी नदी के ऊपर महाराजा रणजीत सागर बांध बनाया गया है। सिकंदर महान ने इसे
हाइड्रस्टर और रोहोडिस का नाम दिया रावी को। यह पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, सहायक नदियां हैं रावी की, तो भांदल है, यह पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच बड़ा बंगाल से निकलती है। तो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच बड़ा बंगाल से निकलती है भांदल, और तंतगिरी में समा जाती है, तंतगिरी में समा जाती है भांदल। बूडील की बात की जाए तो यह मणिमहेश शिखर से निकलती है, और चंबा की पुरानी राजधानी भरमौर इसके तट पर है। सियूल इसका उद्गम स्थान भी पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के मध्य ही है। बैरा इसकी मुख्य सहायक नदी है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अन्य सहायक नदियों की बात की जाए, तुंडा है, साहू, बलजेड़ी, चिरचिंद नाला, ये इसकी किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब हिमाचल की लेक्स की बात कर लेते हैं, गोबिंद सागर झील की बात करेंगे। तो गोबिंद सागर झील की बात की जाए, यह झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक मानव निर्मित झील है। तो गोबिंद सागर झील बिलासपुर जिले में एक मानव निर्मित मैन मेड लेक है ये। ठीक है, यह सलापड़ और भाखड़ा के बीच स्थित है। तो ये सलापड़ और भाखड़ा के बीच स्थित है। तो सलापड़ बिलासपुर में है और भाखड़ा के बीच में, भाखड़ा के बीच में स्थित है। यह हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो लगभग 90 किलोमीटर लंबी और 170 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में फैली है। एरिया इसका कितना है? तो 170 वर्ग किलोमीटर, 90 किलोमीटर लंबी और 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, पंडित नेहरू ने इस बांध को पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर कहा। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यह जलाशय सतलुज नदी पर है। इसका नाम 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा गया। यह बांध दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है, जो कि अपनी नींव से लगभग 225.5 मीटर ऊपर है। अमेरिकन बिल्डर हार्वे स्लोकम ने 1955 में इसे बनाना शुरू किया था और 1962 में बनकर तैयार हुआ। इसमें पुराना बिलासपुर शहर डूब गया। इसके बचे मंदिर अवशेषों को पर्यटन की दृष्टि से पुनरुत्थान के कदम उठाए गए। ठीक है, जल स्तर को बनाए रखने के लिए ब्यास नदी के प्रवाह को ब्यास सतलुज लिंक द्वारा गोविंद सागर की ओर मोड़ दिया गया। यह कार्य 1976 में पूरा किया गया। गढ़ासुर लेक, गढ़ासुर झील की, यह चंबा जिले के चुरहा तहसील में 3470 मीटर मतलब कि 11,380 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मीटर को 3 से डिवाइड करना होता है, 1 मीटर 3 फीट का होता है। ठीक है, इसके तट पर काली माता का मंदिर तथा झील के समीप गौरीकुंड रमणीय स्थल है। ठीक है, रमणीय स्थल होना चाहिए, गौरीकुंड रमणीय होगा, रमकीय नहीं होगा, रमणीय स्थल होगा। ठीक है, महाकाली डल नामक झील भी यहाँ स्थित है। तो महाकाली डल नामक झील कहाँ पर स्थित है? घड़ासुर लेक के किनारे। यह चंबा जिले की एकमात्र झील है जिसकी परिक्रमा करके डल यात्रा की जाती है। स्थानीय बोली में डल का मतलब झील होता है, तो स्थानीय बोली में डल का मतलब क्या होता है? झील। ठीक है, खजियार लेक काफी बार पूछी जाती है। यह झील चंबा के खजियार कस्बे के मध्य में स्थित है। यह एक छोटी झील है, इसे कुंड कहा जाता है। यह झील 1951 मीटर मतलब कि 6,402 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर खजिया नाग का मंदिर है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, खजिया नाग का मंदिर है खजिया लेक के नज़दीक। यह डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है। तो खजियार झील डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है। 7 जुलाई 1952 में स्विट्जरलैंड के एक दूत बिली पी ब्लेजर ने इसे छोटा स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। तो किसने?
विली पी ब्लेजर ने छोटा स्विट्जरलैंड का नाम किसे दिया? खजियार लेक को दिया। ठीक है, यहाँ एक साइन बोर्ड लगा है जो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से यहाँ तक की दूरी बताता है। यह छोटा स्विट्जरलैंड की उपाधि पाने वाला विश्व का 160वां स्थान है। तो छोटा स्विट्जरलैंड की उपाधि, टाइटल पाने वाला विश्व का 160वां स्थान यदि पूछा जाए तो खजियार। खजियार में प्रसिद्ध काला टोप अभ्यारण्य है। तो काला टोप अभ्यारण्य कहाँ है? खजियार में है। लामा डल झील की बात किया, चंबा झील में स्थित है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह 7 झीलों का एक समूह है। यह ध्यान कुंड से 20 किलोमीटर दूर है। इसकी गहराई अभी तक अज्ञात है। जन्माष्टमी पर स्थानीय गद्दी लोग यहाँ आते हैं। ठीक है। लामा डल झील। मणिमहेश झील, यह भरमौर से 35 किलोमीटर दूर है। भरमौर मतलब चंबा से 35 किलोमीटर दूर है। यह कैलाश पर्वत की बात की जाए तो 5660 मीटर के तल पर स्थित है। मान्यता है कि इसे काली माँ का वरदान है तथा भगवान शिव द्वारा रक्षित है। ये मणिमहेश, यह प्रतिवर्ष मणिमहेश यात्रा आयोजित की जाती है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह करने के बाद मणिमहेश का निर्माण किया था। यह माता पार्वती को गिरजा मतलब गोरजा के रूप में पूजा किया जाता है। चमेरा झील की बात की जाए, चमेरा झील की बात की जाए तो यह एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण चंबा के चमेरा गांव में रावी नदी पर जल विद्युत परियोजना द्वारा हुआ। चमेरा बांध को जोड़ने वाली सड़क इस झील के साथ होते हुए भलई मंदिर और भंदल घाटी के घने जंगल तक जाती है। झील पर जल क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने झील के पास एक जल क्रीड़ा उपकेंद्र स्थापित किया है। चमेरा झील के चंद्रकूप ताल चंबा में स्थित यह झील अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में बर्फ के टुकड़े इसमें तैरते रहते हैं। डल झील, यह कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। महात्मा अगस्त्य द्वारा निर्मित भगवान द्रुमेश्वर का मंदिर यहाँ पर स्थित है। जन्माष्टमी में 15 दिन बाद यहाँ राधा अष्टमी का मेला लगता है। भागसूनाथ झील भी धर्मशाला में स्थित है। पोंग झील या ब्यास नदी पर पोंग बांध और देहरा कांगड़ा के बीच में है पोंग झील, और इसे 1960 में बनाया गया है जिसके कारण 95 गांवों को विस्थापित किया गया मतलब विस्थापन किया गया वहां पर। ठीक है, बदला गया। यह बांध 1975 में बनाया गया था। इसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया था, इसलिए इस झील को महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। पोंग झील को 1983 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया पोंग झील को, और 1994 में भारत सरकार ने इसे आदर भूमि वेटलैंड घोषित किया। ठीक है, नवंबर 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया, जिसे यह हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी रामसर साइट बन गई। भरतपुर राजस्थान के अलावा यह एकमात्र स्थान है जहां दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है। ये पक्षी है एक, ठीक है, लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है भरतपुर राजस्थान के अलावा यहाँ एक मतलब यहाँ से उड़ के आते हैं ये। ठीक है, करेरी झील की बात करेंगे, धर्मशाला में स्थित है, कांगड़ा में। इसका पानी ल्यून नदी में मिलता है। यह धौलाधार पर्वत श्रृंखला के लोकप्रिय 7 झील की पैदल मार्ग की शुरुआत करती है। श्रृंखला इस तरह से होता है शुद्ध, है ना। कुमारभा झील की बात किया, मंडी जिले के चचोट स्थान पर है। यह झील
कुमारबा झील यह मंडी जिले के चचोट स्थान पर है। इस झील के में पास के एक मंदिर में चढ़ाया जाने वाला सोना चांदी झील में जमा कर दिया जाता है। रिवाल्सर झील की बात करेंगे। यह मंडी जिले की रिवाल्सर में स्थित है। इसे बौद्ध परंपरा में तसो पेमा भी कहा जाता है। तो बौद्ध परंपरा में तेसो पेमा भी कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में रिवाल्सर झील। इसे टापू के समूह झील के रूप में जाना जाता है। इसे पद्माकन भी कहा जाता है। पद्माकन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल को धारण करने वाला। ऐसा माना जाता है यहाँ पद्म संभव की आत्मा का वास है। 1 अप्रैल 2012 को पद्म संभव की 37.5 मीटर मतलब 123 फीट विशाल प्रतिमा का 14वें दलाई लामा द्वारा उद्घाटन किया गया। यह झील नागपंथ तथा नाग पूजा से संबंधित है। इस झील का पानी रिवाल्सर में नागचला मंडी से 10 किलोमीटर दूर मंडी शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग तक भूमि के नीचे बहता है। रिवाल्सर का नाम पद्माकन क्यों पड़ा? यह एक बार जौहर मंडी का तिब्बतीय नाम में राजा असरधर रहता था। इसकी पुत्री मंदरबा ने सब राजसी ठाट बाट त्याग कर खुद को धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उसने एक बौद्ध भिक्षु शांतर क्षित्रा, जिसे पद्म संभव का भाई माना जाता है, शांत रक्षिता, जिसे पद्म संभव का भाई माना जाता है, के समक्ष प्रतिज्ञा ली। एक दिन पद्म संभव शिक्षा देने के लिए वहां आए और वहां एक गाय चराने वाले ने उन्हें एक साथ देख लिया और अफवाह फैला दी कि मंदरबा किसी के साथ प्रेम प्रसंग कर रही है। क्रोधित राजा ने मंदरबा को धरती में कांटों भरे गड्ढे में कैद कर लिया और उसने पद्म संभव को बांधकर चिता पर लिटा दिया और आग लगा दी। जब कई दिनों तक धुआं बंद नहीं हुआ तो राजा ने उस स्थान पर जाकर देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि यह स्थान एक झील बन गया है, जिसके बीच में एक कमल खिला हुआ है। राजा को पश्चाताप हुआ और उसने पद्म संभव को अपना सारा राज्य दे दिया और मंदरबा से उसका विवाह भी करवा दिया। लोमस ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ऋषि को 7 तैरते हुए टापू दे दिए। वहाँ एक सिख गुरुद्वारा भी है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में 1930 में मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने बनवाया था। रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील है जहाँ पर तीनों धर्मों के मंदिर तथा हिंदू, बौद्ध, सिख है। कुंतभयोग झील। कुंतभयोग, इस झील का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा। यह मंडी में रिवाल्सर नगर की चोटी पर है। कालासर झील रिवाल्सर नगर की पहाड़ी चोटी पर मंडी जिले में स्थित है। सुखसर झील रिवाल्सर नगर की पहाड़ी चोटी पर है। सर्दियों में यहाँ बर्फ से ढक जाती है। पंडोह झील यह मंडी शहर से 14 किलोमीटर दूर मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। रन ऑफ द रिवर बिजली योजना के हिस्से के रूप में है। यह सुरंगों और चैनलों की 38 किलोमीटर मतलब 24 मील लंबी प्रणाली के माध्यम से ब्यास नदी के पानी को दक्षिण पश्चिमी की ओर मोड़ती है। पानी का उपयोग देहर पावर हाउस में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसे सतलुज नदी मतलब कि सलापड़ पर में छोड़े जाने से पहले दोनों नदियों को जोड़ा जाता है। यह पंडोह बांध के लिए जलाशय के रूप में कार्य करता है, जो 1970 में पूरा हुआ। इसका प्रबंधन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB द्वारा किया गया। पंडोह झील हो गया। परासर झील की बात करेंगे। पूछा जाता है मंडी शहर में 30 किलोमीटर दूर यह तैरते टापुओं की झील है। तो परासर झील तैरतू टापू की झील है। यह समुद्र तल से 2730 मीटर मतलब कि 8960 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर पैगोडा शैली में बना 3 मंजिला मंदिर है, जो ऋषि पराशर को समर्पित है, जिसे 1340 ईस्वी में राजा बाणसेन के द्वारा बनाया गया था। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस झील का निर्माण ऋषि पराशर ने अपनी छड़ी से जमीन पर प्रहार करके किया था। यह हर साल इस झील पर
सरनोहली नामक मेले का आयोजन किया जाता है। सरनोहली नामक मेले का आयोजन किया जाता है। मछियाल झील यह मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है। इस झील का नाम मच्छिंद्र राम नाथ के नाम से पड़ा है, जो कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार थे। गुरु गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ के शिष्य में से एक थे। भृगु झील यह कुल्लू में रोहतांग दर्रे के पास है। यह समुद्र तल से 4235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सरयोलसल झील यह कुल्लू में जलोड़ी दर्रे के पास है। माँ बूढ़ी नागिन का मंदिर भी यहीं स्थित है, जिसे नागू की माता के नाम से जाना जाता है। तो सरयोलसल झील है ये। मनतलाई कुल्लू में यह पार्वती नदी का स्रोत है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये मानतलाई। श्रिंग टिंगू झील कुल्लू में स्थित है। यहाँ से बड़ा बंगाल का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो इसे एक आनंदमय गंतव्य बनाता है। सोरकुंडी यह झील हिमाचल प्रदेश की जिला कुल्लू में स्थित है। इसे रानी सुही लेक ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। सोरकुंडी दो शब्दों के मेले से बना है। सौरकुंडी, सौर मतलब झील और कुंडी मतलब तलने की कढ़ाई। वैसे तो कुंडी होती है जहाँ मसाले कूटे जाते हैं ना, पर इसमें इसका मतलब है कुंडी मतलब तलने की कढ़ाई। चंद्रनहान झील यह रोहड़ू तहसील की चांसोल चोटी के समीप है। चंद्रनहान झील रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी में स्थित। इसी झील में पब्बर नदी निकलती है। सरू झील यह झील शिमला के चांसल क्षेत्र में स्थित है। तानू जुब्बल यह शिमला के नारकंडा थानेदार कोटगढ़ घाटी में स्थित है। यहाँ नाग देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ स्थानीय लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। ब्राडोनसर यह झील डोडरा, क्वार और सांगला के मध्य स्थित है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कराली झील यह शिमला के मसोबरा में छोटा साली पहाड़ी पर एक गंदे पानी की झील है। इसका आकार शिमला के अन्नाडेल मैदान के बराबर है। थोरेट झील यह झील किन्नौर में भूमतलाश नामक धार में स्थित है। यूला कांडा किन्नौर जिले के निचार में स्थित है। यूला कांडा यहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला 3895 मीटर मतलब कि 12700 फीट पर स्थित कृष्ण मंदिर है। तो ये पूछा जाता है यूला कांडा। कारा झील जिला सिरमौर के भावा घाटी में स्थित है। नाको झील यह सर्दियों में स्केटिंग के लिए मशहूर है। यह किन्नौर के नाको गांव में स्थित है। झील के आसपास बौद्ध मंदिर और एक गुफा है। यह गुरु पद्म संभव के पैरों के निशान बने हुए है। सोरंग झील यह झील किन्नौर की निचार तहसील में स्थित है। रेणुका झील यह सिरमौर में स्थित है। झील नाहन से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। यह जब रेणुका के पुत्र परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध किया, तब यह झील बनी। यह अंतर्राष्ट्रीय रेणुका वार्षिकी मेला दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। यह मेला 6 दिनों के लगता है, जिसमें भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकलती है। यह हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी परिधि लगभग 3214 मीटर है। यह झील हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थान है। इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऐसा माना जाता है एक समय में गिरी नदी इस झील के तट के साथ से बहती थी। सुकेती या सकेती झील सिरमौर में शिवालिक जीवाश्म फॉसिल पार्क के पास स्थित है। मारकंडा नदी भी जीवाश्म उद्यान के नजदीक है। यह पुराने समय में पानी से भरी होती थी, लेकिन वर्तमान में रेत और पत्थर से भरी हुई है। सुकेती सूरजताल झील यह लाहौल स्पीति में स्थित है। इसे सूर्य की झील लेक ऑप्शन भी कहा जाता है। इसे विशाल ताल के नाम से भी जाना जाता है। लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के विपरीत भागा नदी का स्रोत है सूरजताल झील। चंद्रताल यह झील भी लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रमा की झील लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। चंद्रमा नदी का स्रोत है और यह रामसर आर्द्रभूमि स्थान भी है। चंद्रताल झील चीनी यात्री हेवन स्वांग ने इसे लोहित सरोवर का नाम दिया। चंद्रताल झील को उनासो झील यह लाहौल स्पीति में स्थित है। इसे यूनाम ग्लेशियर से जल मिलता है। दीपक ताल यह लाहौल स्पीति में स्थित है। नीलकंठ झील यह लाहौल स्पीति में स्थित है। अब यहाँ
हिमाचल प्रदेश के पानी की जिसमें वाटरफॉल की बात कर लेते हैं, तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही हम लाइन बाय लाइन इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे आपके साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर इस सेशन को आपका हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो तब हम आगे वाला जो सेशन है उसे कंटिन्यू करेंगे और पूरी बुक को लाइन बाय लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।